JRCM, मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज। चरण स्पर्श सर। बहुत दिनों बाद आज फिर से आप सबसे मुलाकात हो रही है। हमारा थोड़ा गैप बढ़ गया, बट ये जो इस समय जो हमने बहुत सारी चीजें पिछले कुछ दिनों में सीखी हैं, रेकी ऊर्जा से लेकर जो ध्यान करने का तरीका जो हमने सीखा है, आई एम श्योर हमें तो मदद करेगा ही। साथ में जब हम दूसरों का भला करने के लिए, दूसरों की सेवा करने के लिए जब हम बाहर निकलेंगे, जब हम दूसरों से बात करेंगे, तो वो वहां पर भी हमारी बहुत मदद करेगा। क्योंकि लगातार जब हमने ये रेकी वाला सेशन किया था, तो इनके शर्मा सर हमें ये बताते रहे कि वाइब्रेशन जो है वो ट्रैवल करती है, आपकी वाइब्रेशन ट्रैवल करती है। सो ये वाइब्रेशन आपके खुद के लिए ट्रैवल करे। यही वाइब्रेशन जब हम किसी और से बात करें, किसी और की सेवा करें, तो उनके लिए भी ट्रैवल करें। तो अभी जब सर रेकी ऊर्जा का अभ्यास करवा रहे थे, तो रेकी ऊर्जा को कट करने से पहले मैंने ऊपर वाले से यही प्रार्थना की कि जब मैं किसी से बात करूं तो ये ऊर्जा प्रवाहित होकर के और उन तक भी पहुंचे। और जो हमारे भाव इतने शुद्ध होते जा रहे हैं गुरुकुल रोज अटेंड करके, इतना रोज अ, ध्यान करके, इतना मुस्कुरा करके, ये जो इतने शुद्ध भाव होते जा रहे हैं, आई एम श्योर हमारी वाइब्रेशंस बहुत बदल रही हैं। और आपसे जो बात करते हैं, जो लोग आपके साथ खड़े होते हैं, उनको ये महसूस होता होगा कि आप वो सेम इंसान नहीं हैं, आप बदल रहे हैं। और ये बदलाव हम सब में आता जाएगा, तो हम एक नए भारत का निर्माण बहुत अच्छी तरह से, कम प्रयास में कर पाएंगे। मेहनत कम लगेगी हमारी, हमारी वाइब्रेशन से ही बहुत सारी चीजें होने लगेंगी। तो आज समझते हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट विषय के बारे में बात करते हैं। पिछली बार जब हमने सवाल जवाब वाला सेशन किया था, उसमें पूछा गया था कि पुरुषों में अनीमिया हो तो क्या करें। ये एक बहुत बड़ा विषय भारत के लिए है, क्योंकि भारत में न सिर्फ महिलाओं में अनीमिया ज्यादा है, बल्कि पुरुषों में भी दूसरे देशों की तुलना में हमारे यहाँ पर अनीमिया ज्यादा है। महिलाओं की तुलना में कम है, जितना भारत में महिलाओं में अनीमिया है, उसकी तुलना में बहुत कम है पुरुषों में अनीमिया। लेकिन दूसरे देशों की तुलना में यहाँ पर अनीमिया पुरुषों में ज्यादा है। सो भारतीय महिलाओं की तुलना में देखें तो करीब आधा है। जैसे अगर भारतीय महिलाओं में 58-60% है, तो पुरुषों में भारत में अनीमिया 25% है। मतलब हर 10 में से 4 पुरुषों को अनीमिया है। तो आज समझते हैं कि इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। पुरुषों में अगर अनीमिया है तो उसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अगेन डायरी पेन लेकर के आप बैठें, ताकि जो भी इम्पोर्टेंट बातें हो वो आप नोट कर पाएं और आप दूसरों की मदद के लिए दूसरों को बता पाएं। क्योंकि ये पहली बार बात हो रही है पुरुषों में अनीमिया को लेकर के। पहले कभी इस पर बात इस तरह से, अ, पूरी तरह से फॉर्मल तैयारी के साथ बात नहीं हुई है। हमेशा छोटा मोटा सवालों पर ही बात हुई है। तो आज पहली बार मैं आपको पुरुषों में अनीमिया और उसके सीड्स, यानी उसके सल्यूशन पर हम बात करेंगे आज पहली बार। तो जैसा मैंने आपसे कहा, लगभग हर 4 में से एक भारतीय पुरुष अनीमिया से पीड़ित है। मतलब हर 10 में 4 में से एक, 10 में से 4, 100 में से 25% लोगों को अनीमिया है, जिसको अक्सर पहचाना नहीं जाता। क्योंकि महिलाओं में ही अनीमिया टेस्ट बहुत कम होता है, हेमोग्लोबिन का टेस्ट, तो पुरुषों में तो कभी टेस्ट किया ही नहीं जाता है। और इसे अक्सर थकान या कमजोरी या ओवरलोड, वर्क ओवरलोड का नाम देकर के नजरअंदाज कर दिया जाता है। तो पुरुषों में अनीमिया जो है वो, ये देखिए सरकारी आंकड़ा है, 15 साल से 49 वर्ष के पुरुषों में 25% अनीमिया पाया जाता है। ये सरकार का आंकड़ा है। पुरुषों में हेमोग्लोबिन का स्तर होना क्या चाहिए? डब्ल्यूएचओ के अनुसार पुरुषों में सामान्य हेमोग्लोबिन स्तर जो है वो होना चाहिए 14 ग्राम से 18 ग्राम पर डीएल के बीच में।
14 से 18 ग्राम। अगर 13 ग्राम से कम हो जाता है तो उसको अनीमिया कहा जाता है। तो 14 से कम हो जाता है तो उसको अनीमिया नहीं कहा जाता। 13 से कम हो जाता है तो उसे, पुरुषों में 13 से कम हो जाता है तो उसे अनीमिया कहा जाता है। महिलाओं में 12 से कम हो जाता है तो उसे अनीमिया कहा जाता है। तो अनीमिया की कारण, पुरुषों में कारण अलग है, महिलाओं में कारण अलग है। महिलाओं में सबसे बड़ा कारण है मासिक धर्म होना, यानी हर महीने शरीर से रक्त की हानि होना। लेकिन पुरुषों में अनीमिया का कारण मासिक धर्म नहीं है। पुरुषों में अनीमिया के जो दूसरे कारण है वो ये है। सबसे पहला कारण, सबसे सामान्य कारण, सबसे बड़ा कारण है पोषण की कमी। क्योंकि जिस तरह से महिलाएं अपने खाने का ध्यान नहीं रखती हैं, पुरुष भी हमारे यहाँ ध्यान नहीं रखते हैं। हमारे खाने में कार्बोहाइड्रेट और फैट ही सबसे ज्यादा होता है। बाकी जो पोषक तत्व चाहिए हेमोग्लोबिन को बढ़ाने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए, वो हमारे शरीर में, हमारे भोजन में कम होते हैं। और इसीलिए शरीर भी उन्हें कम ग्रहण कर पाता है। तो सबसे बड़ा, सबसे सामान्य कारण है पोषण की कमी। जैसे आयरन की कमी, प्रोटीन की कमी, विटामिन B12 का कम स्तर, फोलेट का कम स्तर, ये चारों जो हैं सबसे आम कारण हैं भारत में पुरुषों में अनीमिया होने के। दूसरा कारण है दीर्घकालिक बीमारियां, क्रोनिक, क्रॉनिक डिजीजेस जिनको बोलते हैं। क्रॉनिक का मतलब जो लंबे समय से चलती आ रही हैं, वैसी बीमारियां। अ, वो भी एक कारण है। जैसे अगर किडनी का रोग है या लिवर का विकार है, डायबिटीज है, इन्फ्लेमेशन है, जो बहुत वक्त से चलता आ रहा है, तो उसमें संभवतः आपका ब्लड लेवल, हेमोग्लोबिन जो है संभवतः कम हो सकता है। क्योंकि इन सारी कंडीशंस में आपके आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स, जो नए बनने चाहिए हर कुछ दिनों में, उनके बनने की जो रेट है, जो दर है, जो गति है, वो कम हो जाती है। बढ़ा हुआ ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, मतलब अगर आपको स्ट्रेस बहुत ज्यादा है, पहला। दूसरा, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बहुत ज्यादा है। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस मतलब हमारे खान पान की वजह से बहुत ज्यादा जहरीले तत्व, टॉक्सिन्स हमारे शरीर में पहुंच रहे हैं। प्रदूषण और बाहर जो हमारा वातावरण है, उसकी वजह से बहुत ज्यादा टॉक्सिन्स हमारे शरीर में अगर पहुंच रहे हैं तो हमारा ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ जाता है। उसकी वजह से भी अनीमिया हो सकता है। खून की कमी, रक्तस्राव, एक्चुअली अगर आपका किसी भी वजह से ब्लड लॉस हो रहा है, जैसे कोई सर्जरी की वजह से हुआ या चोट लगने की वजह से हुआ, तो पुरुषों में अनीमिया हो सकता है। अल्सर है तो ब्लड का लॉस होगा। अगर आपको बवासीर है तो ब्लड का लॉस होगा। चोट लग गई है या सर्जरी हो रही है तो उस समय अनीमिया या हेमोग्लोबिन कम होने का की संभावना बढ़ जाती है। कीड़ों का संक्रमण, ये बहुत बड़ा कारण है। अगर आपके पेट में, इंटेस्टाइन्स में कीड़े हैं, और कीड़े कब होते हैं? जब आप बहुत ज्यादा ऐसी चीजें खाते हैं जो कीड़ों को पसंद है। मतलब जो पैरासाइट्स को डेवलप करने के लिए जो एनवायरनमेंट चाहिए आपके पेट में, अगर आप वो एनवायरनमेंट पूरा दे रहे हैं उनको, मतलब एसिडिक एनवायरनमेंट है, अगर आपके, आप एसिड, बहुत एसिडिक चीजें बहुत खा रहे हैं, तला हुआ बहुत खा रहे हैं, आप चाय कॉफी बहुत पी रहे हैं, आप कार्बोहाइड्रेट्स बहुत खा रहे हैं, तो दो चीजें जो कीड़ों को पनपने के लिए जो एनवायरनमेंट चाहिए होता है, एसिड का एनवायरनमेंट और शुगर का एनवायरनमेंट, आप अगर दोनों एनवायरनमेंट दे रहे हैं उनको, तो कीड़ों के संक्रमण के कारण भी अनीमिया होता है। क्योंकि कीड़े आपकी जितना भी न्यूट्रिशन आपके अंदर जा रहा है उनको वो ग्रहण कर लेते हैं, और आपकी बॉडी को ब्लड बनाने के लिए, हेमोग्लोबिन को बढ़ाने के लिए न्यूट्रिशन नहीं मिलता है। फिर कुछ अनुवांशिक कारण होते हैं। अनुवांशिक कारण यानी कुछ ऐसे कारण जो हेरिडिटरी हैं, जो बचपन से हैं, या जो इस वजह से हैं कि आपके परिवार में भी ऐसा रहा है, तो हो सकता है आपको भी ये कारण इम्पैक्ट करें। सिकल सेल अनीमिया एक प्रॉब्लम होती है जिसमें सिकल सेल्स बन जाते हैं, मतलब जिसमें
जो सेल्स हैं वो सिकल के शेप में हो जाते हैं, गोल नहीं बचते, वो थोड़े धनुष टाइप के अलग से आकार के हो जाते हैं। या थैलेसीमिया अगर है तो आपको, तो हो सकता है कि आपको अनीमिया हो। उम्र बढ़ने के कारण भी अनीमिया बढ़ जाता है, बढ़ सकता है। 60 वर्ष से अधिक आयु के पुरुषों में अनीमिया की व्यापकता अधिक देखी जाती है, ये रिसर्च कहती है। उम्र बढ़ने से भी आपका, अगर आपने अपने सीड्स का ध्यान नहीं रखा है तो चांसेस हैं कि आपको अनीमिया हो जाएगा। फिर जीवन शैली से जुड़े बहुत सारे कारण हैं जिनके कारण अनीमिया हो सकता है, जैसे आप अगर अत्यधिक शराब का सेवन कर रहे हैं, या धूम्रपान की आदत है, या खराब पोषण है, या कम टेस्टोस्टेरोन का स्तर, मतलब आपके शरीर में टेस्टोस्टेरोन का लेवल अगर कम है तो भी अनीमिया होने के चांसेस हैं, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन जो है वो रेड ब्लड सेल्स को उत्पादित होने में, बनने में, निर्मित होने के लिए प्रेरित करता है। लेकिन अगर टेस्टोस्टेरोन का स्तर आपके आपके शरीर में कम है तो वो आरबीसी को उत्पादन के लिए कम प्रेरित करता है, जिसकी वजह से हीमोग्लोबिन कम रहता है। अब देखते हैं अनीमिया के प्रभाव क्या क्या हैं, किस वजह से क्या क्या इफेक्ट होता है। अगर अनीमिया है तो क्या इफेक्ट होता है? हृदय गति का बढ़ना, अचानक से आपको लगने लगेगा कि आपकी हार्ट रेट बढ़ती जा रही है। आप चलते हैं तो पहले अगर नहीं इतनी बढ़ती थी लेकिन अब बढ़ने लगी है। ये अनीमिया का एक प्रभाव हो सकता है। ये हार्ट प्रॉब्लम का भी प्रभाव हो सकता है, लेकिन अगर आप श्योर हैं कि हार्ट इश्यू नहीं है तो, और अगर आपकी हार्ट रेट बढ़ रही है तो वो अनीमिया का भी प्रभाव हो सकता है। हृदय पर अधिक दबाव पड़ता है, कार्य क्षमता में कमी आती है, आपका मन नहीं लगता, आपको थकान जल्दी होने लगती है, आपकी इच्छा नहीं होती, क्योंकि हीमोग्लोबिन जो है ऑक्सीजन को सप्लाई करने का काम करता है। अगर हीमोग्लोबिन का लेवल कम है तो आपके दिमाग तक ऑक्सीजन की सप्लाई कम होगी। दिमाग तक अगर सप्लाई कम होगी तो आपका काम करने में मन नहीं लगेगा, आपको दिमागी तौर पर भी थकान जल्दी होने लगेगी। व्यायाम सहन करने की क्षमता में कमी आती है, मतलब आप बहुत ज्यादा व्यायाम नहीं कर पाते, आप जल्दी थक जाते हैं अगर हीमोग्लोबिन आपका कम होता है तो। संवेदनशील पुरुषों में अनियमित धड़कन, हृदय का बढ़ना या हार्ट फेलियर का जोखिम, ये होना, मतलब संवेदनशील पुरुष मतलब जिनको ऑलरेडी हार्ट थोड़ा जिनका वीक है, उनके लिए हृदय, हार्ट का साइज बढ़ सकता है अगर अनीमिया है तो, या हार्ट फेलियर का जोखिम भी है। ध्यान में कमी और मानसिक धुंधलापन, जैसा मैंने आपको अभी बताया। अत्यधिक थकान जो दैनिक गतिविधियों को सीमित कर सकती है, मतलब आपकी इच्छा ही नहीं होगी, आपको ऐसा लगेगा मैं थक रहा हूं तो मैं ये काम ना करूं। अन्य बीमारियों के साथ होने पर गंभीर स्वास्थ्य परिणाम, अगर आपको दूसरी प्रॉब्लम्स भी हैं, जैसे किडनी का इशू है, या हार्ट का इशू है, या आपका अल्सर है ऑलरेडी, तो ये, इनके साथ साथ अगर अनीमिया है तो परिणाम और गंभीर हो सकते हैं। चलिए, अभी तक तो हमने समझा कि अनीमिया हमारे लिए रिस्की क्यों है, क्या खतरा है हमें अनीमिया से। अब हम समझेंगे इसका सोल्यूशन क्या है, क्योंकि सोल्यूशन डिफिकल्ट नहीं है। सीड्स के द्वारा हम किसी भी प्रॉब्लम को बहुत इजीली और बहुत डिसिप्लिन के साथ मैनेज कर सकते हैं। तो अनीमिया का सोल्यूशन सीड्स के माध्यम से क्या है उसको समझते हैं। सबसे पहला, स्लीप। एस फॉर स्लीप, यानी नींद। तो 7-8 घंटे की नींद आपको अवश्य लेनी है। स्पेशली पुरुषों से मैं ये कहना चाहती हूँ, कई बार हम रात को मोबाइल देखते रहते हैं, टीवी देखते रहते हैं, इधर उधर हम समय हमारा जाता रहता है, और हम रात को जल्दी सोते नहीं हैं, और इस वजह से सुबह उठने में हमें मुश्किल होती है। 7-8 घंटे की नींद लें ताकि शरीर की रिकवरी बेहतर हो, सूजन कम हो और प्रभावी रक्त निर्माण में सहायता मिले। अभी तो हम सब लोग, क्योंकि 5 बजे योगा और ध्यान के लिए उठ रहे हैं, तो अक्सर देखा ये जाता है कि हम उठ तो समय पर जाते हैं, जल्दी उठ जाते हैं, लेकिन हमारा सोने का समय फिर भी गड़बड़ाया हुआ रहता है। तो इसलिए नींद की कमी बनी रहती है। हो सकता है आप 11 बजे सो रहे हैं, आप 12 बजे सो रहे हैं, लेकिन आप उठ तो रोज 5 बजे ही रहे हैं।
तो इसका मतलब नींद सिर्फ 5 घंटे की हो रही है। अगर आप 5 बजे उठ रहे हैं, तो कोई भी ऐसा नहीं है जो 9 बजे सो रहा है। तो हमें 9 बजे सोने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि उठने का समय हमारा वही है। अक्सर लोग बात करते हैं सुबह जल्दी उठना चाहिए। हमारे यहाँ तो सुबह जल्दी उठने की प्रॉब्लम ही नहीं है, हम सब मैक्सिमम लोग सुबह जल्दी उठते हैं। तो मैं यह कहना चाहूंगी, सोना भी जल्दी चाहिए, उसकी आदत डालें आप। जल्दी सोइए, ताकि हम अपनी 7-8 घंटे की नींद पूरी कर पाए। जब नींद अच्छी होती है, तो आपको खुद महसूस होता होगा कि आप में एनर्जी अच्छी बनी रहती है। दूसरा, नींद ही एक ऐसा समय है जब हमारी बॉडी रिपेयर करती है अंदर से। तो आपकी रिपेयरिंग अच्छी हो, रोज सर्विसिंग अच्छी हो आपकी, और उसके बाद हमारे जो खून का निर्माण है वो भी बेहतर हो, इसके लिए जरूर, और टॉक्सिन्स कम जमा हो हमारे शरीर में, इसके लिए अच्छी नींद बहुत जरूरी है। 7-8 घंटे की नींद के साथ साथ इतना याद रखिए कि जल्दी सोना और जल्दी उठना भी जरूरी है। सपोज कीजिए, आपने किसी दिन आपने सोचा कि आज एक्सरसाइज करने के लिए नहीं उठे, हम 12 बजे सोए और आप 6:30 बजे उठे, तो 6.5 घंटे की नींद हुई, मगर वो बेस्ट क्वालिटी की नींद नहीं है। यही अगर आप 9 बजे उठ सोते और आप 5 बजे उठते, वो बेस्ट क्वालिटी की नींद है। मतलब कहने का ये है, देर से सो करके भी अगर आप 7-8 घंटे की नींद पूरी करते हैं, वो उतनी अच्छी नींद नहीं है जितना आप जल्दी सो करके 7-8 घंटे की नींद पूरी करें। क्योंकि हमारे शरीर में 9 बजे से लेकर के 3 बजे तक हीलिंग हॉर्मोन्स पैदा होते हैं। हीलिंग हॉर्मोन्स मतलब जो हमारे शरीर को हील करते हैं, तो वो समय बहुत जरूरी है कि हमारा सोने में बीतना चाहिए। नींद की कमी ना बनने दें। बहुत बार स्पेशली पुरुष ये सोचते हैं कि सप्ताह के दिनों में तो देर रात तक जगेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब छुट्टी होगी ना, वीकेंड आएगा ना, उस दिन बहुत देर तक सोएंगे। तो क्या बोला जाता है, मैं संडे को अपनी नींद पूरी कर लेता हूं। ये बहुत गलत है। ये अकाउंट्स नहीं है। नींद आपकी और शरीर आपका अकाउंटिंग लेजर नहीं है कि आप 6 दिन नहीं सोएंगे या कम सोएंगे और 7वें दिन आप उसको पूरा कर लेंगे। रोज की नींद रोज पूरी करना जरूरी है, क्योंकि रोज की नींद जब रोज पूरी नहीं होती, तो शरीर को नुकसान पहुंचता जाता है, जो लंबे समय में काफी बड़ा नुकसान बन जाता है। तो प्लीज ये बिल्कुल मत सोचिए कि 6 दिन कम सोएंगे तो संडे को बहुत देर तक सो करके नींद पूरी कर लेंगे। इनफैक्ट रोज ही आपको 9 से 10 के बीच में सो जाना चाहिए और सुबह 5 बजे उठ जाना चाहिए। ये रोज का रूटीन होना चाहिए संडे को। अब आते हैं भावनात्मक स्वास्थ्य की ओर। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि पुरुष भावनात्मक स्तर पर थोड़े कम, मतलब कम इमोशनल होते हैं, ऐसा कहा जाता है। जबकि मुझे लगता है ऐसा, मुझे ऐसा नहीं लगता है। मुझे लगता है महिलाएं और पुरुष दोनों ही बहुत इमोशनल होते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि महिलाएं अपने इमोशंस थोड़े आसानी से दिखा देती हैं। पुरुषों को हमारे समाज में शुरू से ये सिखाया जाता है कि अपने इमोशंस नहीं दिखाने हैं। और जब हम इमोशंस नहीं दिखाते हैं, तो हम अपने इमोशंस को अंदर भर करके रखते हैं। और इसलिए पुरुषों में भी इमोशनल समस्याएं, डिप्रेशन होना बहुत कॉमन है। तो इमोशनल स्वास्थ्य को, अपने इमोशनल वेलबींग को आप अच्छा कैसे रखें, इसके बारे में बात करते हैं। दोस्त बनाएं और उनके साथ क्वालिटी वाला समय बिताएं, ये बहुत जरूरी चीज है। दोस्त बनाना बहुत जरूरी है, मगर साथ में क्या लिखा है, क्वालिटी का समय बिताना है। दोस्त बना करके उनसे बेकार की बातों में गपशप करके समय नहीं गंवाना है। आप जब दोस्त बनाए, दोस्तों के साथ बैठें, तो आपके पास तो बात करने के लिए बहुत सारे टॉपिक्स हैं। स्वास्थ्य, सेवा, संस्कार, हमारे गुरुकुल में रोज क्या हो रहा है, क्या हमने नया सीखा, हमारा संगठन इतनी सारी नई चीजें सिखा रहा है, उनको हमें अपने संगठन के साथ जोड़ने का हमारे पास बहुत अच्छा मौका है कि हम दोस्त बनाते जाएं और उनसे बात करते जाएं, उनके साथ क्वालिटी टाइम हम बिताते जाएं। अगर हम ये कर लेंगे ना, तो नए भारत का निर्माण करना भी बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि हम उनको लगातार बता पाएंगे कि हम कितना अच्छा काम कर रहे हैं।
तो दोस्ती करते जाएं और उनको अपने मिशन के बारे में बताते जाएं। दोस्ती करके बिना बात के गॉसिप में समय नहीं बिताना है, वो आपके इमोशंस को अच्छा करने की बजाय खराब करेगा। क्योंकि नेगेटिव बातें बहुत वक्त तक हमारे साथ रहती हैं, हमारे दिमाग में रहती हैं। तो नेगेटिव डिस्कशन ना करें। बहुत बार हम इसमें, यहाँ पर ऐसा हो गया, यहाँ वहां पर वैसा हो गया, हम नेगेटिव डिस्कशन में भी बहुत टाइम लगाते हैं। तो नेगेटिव डिस्कशन ना करें। और रोजाना थोड़ी देर मोबाइल से दूर और प्रकृति के बीच रहें। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मोबाइल हमारा एक ऐसा साथी है, इसको मैं अक्सर झुनझुना बोलती हूँ, क्योंकि जब भी हमारा मन खराब हो या ना भी हो, ये हमें चुप करा के रखता है। ये हमारा मन हर जगह से डिस्ट्रैक्ट करके सिर्फ अपने में लगा करके रखता है। तो कोशिश करें कि इस मोबाइल से आप थोड़ी देर के लिए दूरी बनाएं, इसको घर पे छोड़ के जाएं। आप घर के बाहर जा करके थोड़ा टहलें, प्रकृति के बीच रहें। सुबह के समय जैसे अभी गुरुकुल के खत्म होने के बाद थोड़ा सा बाहर धूप स्नान करें। तो मोबाइल को छोड़कर जाएं, हमेशा मोबाइल को अपने से चिपका करके ना रखें। इससे आपको कुछ दिनों में समझ में आने लगेगा कि आपकी खुशी, आपके अंदर जो संतोष, जो एक जॉय की जो भावना है, वो बढ़ रही है। दिन में एक निश्चित समय तय करें जब पूरा परिवार आपका साथ बैठे। ये बहुत जरूरी है। पूरे परिवार के साथ दिन में एक बार जरूर बैठें। आप अपनी दिनचर्या के हिसाब से समय तय कर लें, अपने परिवार की दिनचर्या के हिसाब से। अक्सर ये समय, रात का समय, बहुत अच्छा, सबके घरों में जब सब लोग अपने अपने घर वापस लौट आते हैं अपने अपने कार्य क्षेत्र से, तो ये शाम का समय बहुत अच्छा समय है जब आप एक साथ बैठें, पूरे दिन में क्या हुआ उसकी बातें करें, थोड़ा हंसी मजाक करें। उस समय सबका मोबाइल दूर होना चाहिए, उस समय टीवी नहीं होना चाहिए, उस समय सिर्फ एक दूसरे के साथ ही समय बीतना चाहिए। बागवानी एक बहुत अच्छा ऐसा शौक है जो भावनात्मक स्वास्थ्य के लिए बहुत बेहतरीन है। एक रिसर्च हुई जिसमें ये जानने की कोशिश की गई कि जापान में इतने सारे लोग इतने लंबे समय तक स्वस्थ कैसे जी पाते हैं। तो उसमें बहुत सारी चीजें सामने आई, उसमें से एक ये बहुत इंपॉर्टेंट बात सामने आई। जापान के लोग बागवानी में अपना समय बहुत बिताते हैं। दिन में 1 से 2 घंटे वो बागवानी में स्वयं बिताते हैं। और वो उनकी भावनात्मक स्वास्थ्य को और उनकी फिजिकल हेल्थ को भी बहुत सही रखता है, क्योंकि पेड़ों से बातें करना, पेड़ों के बीच रहना आपके मन को तो खुश रखता ही है। साथ में जब आप बार बार बैठते हैं, उठते हैं, तो आपके घुटनों की एक्सरसाइज भी ऑटोमेटिकली बागवानी में होती रहती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिसर्च है और ये पूरे वर्ल्ड में बहुत फेमस हुई है, ये वाली रिसर्च जिसके बारे में मैं आपको बता रही हूँ। अब आते हैं व्यायाम पर। तो कौन से व्यायाम पुरुषों के लिए अनीमिया की स्थिति से निपटने के लिए बहुत अच्छे हैं? तेज चलना, साइकिल चलाना, तैराकी, ये व्यायाम बहुत प्रभावशाली हो सकते हैं। तो इन व्यायाम को, इनमें से जो भी व्यायाम आपकी कंडीशन को सूट करता है, आपके एनवायरनमेंट को सूट करता है, आपकी स्थिति को सूट करता है, आप वो कर सकते हैं। अ, तेज चलना तो मेरे ख्याल से सबके लिए सूटेबल है, क्योंकि ऊपर वाले ने जमीन हम सबको दी है और ये फ्री है। तो आप तेज चल सकते हैं, जहां तक चल सकें, जितनी जमीन को आप कवर कर सके। आप साइकिल चला सकते हैं। तैराकी हो सकता है सबके लिए मुमकिन ना हो, क्योंकि पूल शायद सब जगह ना हो, मगर तेज चलना और साइकिल चलाना, ये 2 चीजें तो हर एक के लिए मुमकिन है। ये सारी वो एक्सरसाइजेस हैं जिसमें आपकी थोड़ी हार्ट रेट बढ़ेगी, आपके हार्ट तक और आपके पूरे शरीर में ऑक्सीजन की सप्लाई ज्यादा बढ़ेगी। तो एक्सरसाइज ये वाली हीमोग्लोबिन बढ़ाने में कैसे मदद करेगी? ये ऑक्सीजन की सप्लाई को बढ़ाने में मदद करेगी। तो ऑटोमेटिकली आपके ब्लड की एक्सरसाइज होती है इसमें। सप्ताह में 2 से 3 बार स्ट्रेंथ ट्रेनिंग जरूर करें, जिसमें आप कोई भी वेट उठा करके ट्रेनिंग कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप जिम जाएं, अगर जिम पॉसिबल है तो आप जाएं, ना पॉसिबल है तो आप घर में भी वेट उठा सकते हैं। 1 लीटर की बोतल आप एक हाथ में पकड़ लीजिए, दूसरे हाथ में दूसरे 1 लीटर की बोतल पकड़ लीजिए, भरी हुई बोतल, खाली नहीं, भरी हुई बोतल आप पकड़ लीजिए और उससे आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। वो वेट बन जाएगा। ओवर ट्रेनिंग से बचे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार हम पुरुषों को लगता है ज्यादा ट्रेनिंग करेंगे तो हमारी मसल ज्यादा बन पाएगी, हम बहुत कम समय में अपना वेट लॉस कर पाएंगे, हम बहुत कम समय में जो है स्ट्रांग बन जाएंगे। लेकिन
ओवर ट्रेनिंग जो है वो अनीमिया को बढ़ा सकता है। उचित पोषण के बिना अधिक सहन शक्ति वाले व्यायाम अनीमिया को बढ़ा सकते हैं। उचित पोषण के साथ भी आप ओवर ट्रेनिंग ना करें। ट्रेनिंग, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग इसीलिए दिन में सप्ताह में 2 से 3 बार ही करनी चाहिए, रोज नहीं करनी है। और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी आप 10 मिनट करें, फिर आप थोड़ा सा ब्रेक दें, फिर आप 10 मिनट करें, ऐसा करके 40 मिनट से ज्यादा की ट्रेनिंग आपकी एक दिन में नहीं होनी चाहिए। अब आते हैं आहार पर। कुछ चीजें हैं जो आपको हिमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए ज्यादा लेने की कोशिश करनी चाहिए। पालक, करी पत्ता, हरी सब्जियां, गाजर, खजूर और अंजीर, ये चीजें जो हैं वो बहुत ज्यादा हिमोग्लोबिन बढ़ाने में मदद करती हैं। तो इनको आप ज्यादा से ज्यादा शामिल करें। पालक, करी पत्ता, हरी सब्जियां, गाजर, इनका तो आप सुबह एक ग्लास जूस बना करके, जिसमें आप नींबू अवश्य डालें, और आप पी सकते हैं। आयरन के बेहतर अवशोषण के लिए नींबू का रस और अन्य विटामिन सी युक्त खाद्य पदार्थों का सेवन बढ़ाएं। नींबू का रस बेस्ट है आयरन बढ़ाने के लिए। आप चाहें तो दिन में 3 बार नींबू का रस, नींबू पानी पिए, बिना चीनी बिना नमक डाले। नाश्ते के बाद 1 ग्लास, लंच के बाद 1 ग्लास, और रात के खाने के बाद 1 ग्लास नींबू पानी। ना, एक पूरा नींबू का रस, थोड़ा पानी, न नमक न चीनी, ये आपके आयरन के अवशोषण को बेहतर बनाएगा। भोजन से 1 घंटा पहले और बाद में चाय या कॉफी ना लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अक्सर हम सारी चीजों का ध्यान रखते रखते भी खाने के साथ चाय या कॉफी लेने की हमारी आदत होती है, तो आयरन का अवशोषण उससे बाधित होता है। तो आप कोशिश करें कि खाना खाने से 1 घंटा पहले और खाना खाने के 1 घंटा बाद में चाय और कॉफी ना पिएं। वैसे तो बिल्कुल ना पिएंगे, या दिन में एक ही बार पिएंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। अब आते हैं पोषक तत्वों पर। कौन कौन से पोषक तत्व मदद कर सकते हैं? ऑफ कोर्स आयरन तो मदद करेगा ही हीमोग्लोबिन बढ़ाने में, क्योंकि ये हीमोग्लोबिन का मेन न्यूट्रिएंट है, मेन एलिमेंट है। विटामिन B12 आरबीसी बढ़ाने के लिए, रेड ब्लड सेल्स बढ़ाने के लिए और डीएनए सिंथेसिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मदद करता है। फोलेट, विटामिन B9, ये जो है वो आरबीसी के मेच्योरेशन के लिए जरूरी है। विटामिन सी आयरन के अवशोषण के लिए जरूरी है। प्रोटीन हीमोग्लोबिन के निर्माण के लिए बहुत आवश्यक है। हीमोग्लोबिन, हीम और ग्लोबिन, हीम मतलब आयरन, ग्लोबिन मतलब प्रोटीन। सो प्रोटीन के बिना आपका हीमोग्लोबिन बनेगा ही नहीं, तो इसलिए प्रोटीन बहुत जरूरी है। जिंक और कॉपर, ये दोनों हीमोग्लोबिन सिंथेसिस के लिए बहुत जरूरी हैं, और दोनों आपस में बहुत अच्छे दोस्त भी हैं, और ये दोनों आपस में एक दूसरे को बैलेंस करके चलते हैं। तो जिंक और कॉपर दोनों बहुत जरूरी हैं हीमोग्लोबिन को बढ़ाने के लिए। तो सप्लीमेंट्स आपको कौन से लेने हैं? अगर आपका हेमोग्लोबिन 13 ग्राम पर DL से कम है, इसके लिए ऑफ कोर्स आपको हेमोग्लोबिन टेस्ट करवाना पड़ेगा। आप जब अभी हम सेहत के सितारे के लिए टेस्ट करवा ही रहे हैं, लैब टेस्ट, आप टेस्ट करवा लें। हो सकता है आपने ऑलरेडी जो टेस्ट करवाया उसमें, अगर आपने, क्योंकि हमने हीमोग्राम करवाने के लिए, कंप्लीट ब्लड काउंट करवाने के लिए आपसे हम लगातार कह ही रहे हैं, तो आपकी रिपोर्ट्स में अगर कंप्लीट ब्लड काउंट हुआ होगा तो आपका हेमोग्लोबिन आपको पता होगा। आप एक बार रिपोर्ट देख लें अपनी, और अगर नहीं करवाया है तो आप कंप्लीट ब्लड काउंट एक बार करवा लें, या फिर आप हेमोग्राम भी करवा सकते हैं जिसमें आपका पूरा ब्लड का एनालिसिस आ जाएगा। तो अगर आपका हेमोग्लोबिन 13 ग्राम से कम है तो आप न्यूट्रीचार्ज वुमेन दिन में एक लेना शुरू कर सकते हैं। कब तक करना है? जब तक कि आपका हेमोग्लोबिन 14 ग्राम तक ना आ जाए। ये पता कैसे चलेगा? 1 महीना आप न्यूट्रीचार्ज वुमेन लें, और 1 महीने बाद वापस, जैसे ही आपका न्यूट्रीचार्ज वुमेन का पैक खत्म होता है 1 महीने में, 1 महीने बाद आप वापस अपना हेमोग्लोबिन टेस्ट करवाएं। अगर टेस्ट करवाने पे आपको पता चला कि 14 ग्राम या 14 ग्राम से ज्यादा हो गया है, तो आपको न्यूट्रीचार्ज वुमेन उसके बाद लेना बंद करना है। अगर तब तक भी 1 महीने बाद भी आपका हेमोग्लोबिन 14 या 14 से ज्यादा नहीं हुआ, तो आप 1 महीना और लें और उसके बाद फिर से टेस्ट करवाएं, और फिर आप डिसाइड करें। तो जब तक कि आपका, हर महीने आपको टेस्ट करवाना होगा, और जब तक आपका हेमोग्लोबिन 14 या 14 से ज्यादा ना हो जाए, तब तक आपको न्यूट्रीचार्ज वुमेन लेनी है, और उसके बाद आपको न्यूट्रीचार्ज मैन कंटिन्यू करना है।
तो जब आप न्यूट्रीचार्ज वुमेन ले रहे हैं उस समय क्या न्यूट्रीचार्ज मैन कंटिन्यू करना है? नहीं। जब आप न्यूट्रीचार्ज वुमेन ले रहे हैं तब आप न्यूट्रीचार्ज मैन ना लें। जब आप न्यूट्रीचार्ज वुमेन बंद कर दें आपका हेमोग्लोबिन 14 ग्राम तक होने के बाद, तब आप सिर्फ न्यूट्रीचार्ज मैन लें, तब आप न्यूट्रीचार्ज वुमेन ना लें। आप दोनों में से कोई भी एक सप्लीमेंट ही एक बार में लेंगे। इसके अलावा प्रोटीन लेना बहुत जरूरी है। आप हमारे पास तो प्रोटीन के बहुत सारे ऑप्शंस हैं। न्यूट्रीचार्ज कोको प्रोडाइट आप ले सकते हैं, न्यूट्रीचार्ज स्ट्रॉबेरी प्रोडाइट भी आप ले सकते हैं अगर आपको स्ट्रॉबेरी का स्वाद पसंद है तो। आपको दोनों में से कोई भी स्वाद पसंद नहीं है तो आप न्यूट्रीचार्ज ऑल प्रो ले सकते हैं। आप न्यूट्रीचार्ज केसर पिस्ता प्रोडाइट भी ले सकते हैं। आप न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसेम प्रोडाइट भी ले सकते हैं। आप न्यूट्रीचार्ज प्रोडाइट शेक बनाना कैरामल भी ले सकते हैं, और आप न्यूट्रीचार्ज प्रोडाइट शेक कॉफी हेजलनट भी ले सकते हैं। आपको जो प्रोटीन पसंद आता हो आप उसमें से कोई भी प्रोटीन चूज कर सकते हैं। न्यूट्रीचार्ज प्रोडाइट शेक जब आप अगर ले रहे हैं तो ये आपको पक्का पता होना चाहिए कि आपको डायबिटीज नहीं है। अगर आप डायबिटिक हैं तो आप न्यूट्रीचार्ज प्रोडाइट शेक बनाना कैरामल और न्यूट्रीचार्ज प्रोडाइट शेक कॉफी हेजलनट ना लें, पर बाकी सारे प्रोटीन्स में से आप कोई भी चूज कर सकते हैं। न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा लेना बहुत जरूरी है क्योंकि ये आपके सेल्स में सुधार करता है। इनफैक्ट अभी मैं कल परसों ही पढ़ रही थी, उसमें ये था कि ओमेगा 3 जो है वो लेना बहुत ज्यादा जरूरी है अगर आपको अपना हेमोग्लोबिन बढ़ाना है तो। और गामा ओरिजिनॉल लेना बहुत जरूरी है ताकि शरीर में जो टॉक्सिन्स रोज पैदा होते हैं हम उनको रोज अपने शरीर से बाहर निकाल सकें। तो ये था हमारा सीड्स पुरुषों में अनीमिया को ठीक करने के लिए। और अब चलते हैं सर के पास, उनकी